लगता है कि हर एक सास का पसंदीदा डायलॉग कौन सा होगा कि बहू तो मुझे सुंदर और खूबसूरत ही चाहिए। जो भी माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है उन्हें ऐसा ही लगता है कि हमारा बेटा तो सलमान खान है, इसलिए उसे तो ऐश्वर्या से कम लड़की चलेगी ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि हर लड़की अपने आप में खूबसूरत होती है, हर लड़की का अपना व्यक्तित्व और पहचान होती है। लेकिन हर किसी को ये बात आसानी से समझ में कहाँ आती है। अब हमारी जानकी को ही देख लीजिए, उन्हें तो अपनी पसंद की हुई बहू के साथ भी कुछ परेशानियां हैं। अरे ये सब रंग तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अच्छा सा दिखाओ ना, जल्द ही मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अरे बहन जी, इतने प्यारे रंग तो है, ये देखिए गुलाबी रंग कितना प्यारा है, नई दुल्हन पर खूब जचेगा। वो भी तो एकदम खिले हुए रंग की होगी ना। हाँ, पर इतनी भी नहीं है ना माँ? ये रंग तो उन पर बिल्कुल भी नहीं जचेगा। मेरे हिसाब से तो मैं कहती हूँ कोई और रंग देख लीजिए। हाँ तू सच कह रही है प्रिया, पर कोई सा भी रंग ले ले उस पर नहीं जचने वाला। मैं तो आज ही उसे फोन करके कहती हूँ कि अपने रंग पे मुल्तानी मिट्टी और फेस पैक लगाया करे, जिससे उसका रंग थोड़ा सा खिल तो जाए। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। शादी में हमारे इतने रिश्तेदार आएंगे, कैसा लगेगा कि हमारे घर की बहू ऐसी फीकी फीकी सी लगे। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें अभी से कह दीजिए कि अपनी रंगत पर ध्यान दे। हाँ मैं तो कहती हूँ, फिर से फोन करके कह देती हूँ कुसुम को और सब समझाती हूँ। और हम क्या करें तब तक, उनके चेहरे के रंग का खिलने का इंतजार कर ले क्या? हाँ हाँ कर ले, और क्या। जब मेरी बहू एकदम गोरी चिट्टी हो जाएगी तभी ही बुलाऊंगी तुझे। अच्छा हुआ ऐसी हमारी सास नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? अरे हम कह रहे हैं कि फिर जल्दी ही मिलते हैं। अच्छा जा रहे हैं हम। हाँ हाँ, जाओ जाओ। जानकी ने कुसुम को खुद पसंद किया था, लेकिन सगाई के बाद से ही वो उसे छोटी मोटी बात के लिए टोकना शुरू कर चुकी थी। कभी वो उसे अपने चेहरे पर अलग अलग क्रीम्स लगाने को कहती, तो कभी अलग अलग नुस्खे बताती। कुसुम, तेरी सास का फोन है। हाँ आई माँ। फिर आज कुछ नया नुस्खा बताने के लिए फोन किया होगा, पर तू ना जवाब मत देना। तेरा होने वाला ससुराल है ना, जो भी कहे सुन लेना, और क्या। ठीक है माँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो कुसुम? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी हूँ, जैसे रोज ही होती हूँ। अच्छा, जो मैंने तुम्हें क्रीम्स दी थी वो लगा रही हो ना, और वो गुलाब जल भी? जी मम्मी जी, मैं सब कुछ लगा रही हूँ। हाँ, और बंद मत कर देना सब कुछ लगाना, तुम्हारा रंग इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर ये जो दाग धब्बे और पिंपल्स है ना, वो भी हट जाएंगे। जी मैं रोज ही लगाती हूँ, आपने जो भी बताया है। ठीक है, शादी तक तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे काफी सारे रिश्तेदार भी आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को देखकर कोई भी कुछ सवाल करे। तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ मम्मी जी। एक काम और करना, आज मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा बेसन और गुलाब जल लगाकर मिला देना, इससे भी तुम्हारा चेहरा खिला खिला लगेगा, समझी? वैसे भी ना तुम्हारा चेहरा काफी डल लगता है। जी ठीक है, चल अब रखते हो, ध्यान रखना अपना और अपने चेहरे का। जानकी कुसुम पे उसके चेहरे के लिए तो कब से दबाव डाल रही थी, लेकिन अब उसने एक और चीज को भी पकड़ लिया था, जो थी पतली लड़कियां। और इस बार जब वो कुसुम के घर गई तो कुसुम को एक नई चुनौती देकर गई थी। पर बहन जी, हमारी कुसुम तो इतनी मोटी भी नहीं है, अच्छी ही है, इससे पतला होकर क्या करेगी? अरे बहन जी, आजकल आप जानती है ना, शादियों में बैकलेस पहना जाता है। कुसुम मोटी नहीं है इतनी, लेकिन इतनी पतली भी तो नहीं है ना। भाभी, आजकल तो 0 साइज का रिवाज चल रहा है, मैं तो कहती हूँ आप भी कर लीजिए। 0 साइज? अरे कुसुम, मैंने कहा था ना, मुझे मेरी बहू शादी में सबसे खूबसूरत और सुंदर दिखनी चाहिए। तुम ना अब ये खाना वाना थोड़ा कम कर दो, अगली बार मैं तुमसे मिलूं तो मुझे 0 साइज ही दिखनी चाहिए। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। नहीं नहीं नहीं, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुमने अनुज को देखा है, कितना फिट है, रोज जिम जाता है, कितनी अच्छी बॉडी है उसकी। तुम उसके सामने खड़ी होगी तो कैसी लगोगी? इसलिए आज से तुम्हारा खाना पीना बंद और बाहर खाना भी बंद। आज से इसे बस सलाद दीजिएगा बहन जी। कुसुम पे पहले ही अपने चेहरे को लेकर कई सारे दबाव डाले गए थे, और अब तो उसके वजन को लेकर उस पर उसकी सास ताने कसने शुरू कर देती है। इसको लेकर कुसुम अब काफी स्ट्रेस्ड रहने लगी थी, और जब उसने इस बारे में अपने होने वाले पति से बात करनी चाहिए तो अरे ठीक ही तो कह रही है माँ,
हम दोनों की जोड़ी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। मुझे देखो मैं कितना फिट हूं, मेरे कई सारे दोस्त भी आएंगे। तुम थोड़ा सा कम खाओगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन मैं इतनी मोटी नहीं हूं अनुज, तुम्हें नहीं लगता कि मैं जैसी हूं वैसा ही रहना चाहिए मुझे? अरे कौन कह रहा है तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन खुद को बेहतर बनाने में हर्ज क्या है? बस अब तुम ये शिकायत करना बंद कर दो। जैसा माँ ने कहा है, थोड़ा अपने चेहरे और वजन पर ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है। कुसुम के अनुज के साथ बात करने के बाद उसने खाना पीना और भी कम कर दिया और पूरा दिन चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती थी। कुसुम अब बस करना, कितना सब लगाएगी? अरे दीदी मैंने ऑनलाइन देखा था, इससे ना चेहरा खिला खिला दिखता है। इतना सब तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं किया था जितना तू कर रही है। इतनी टेंशन ना ले, तू ऐसी ही अच्छी दिखती है। नहीं दीदी, मेरी सास ना आज मुझे वीडियो कॉल करने वाली है। अगर उन्हें मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा तो अपसेट हो जाएंगी। आप बताइए ना, मेरा चेहरा सही लग रहा है कि नहीं, और मेरा वजन? ये सब तुझे तेरी सास ने करने को कहा है? हाँ, उन्हें लगता है कि मुझे मेरे चेहरे और वजन पे ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये सारे क्रीम्स और प्रोडक्ट्स भी भेजे हैं। कुसुम, ऐसा कुछ नहीं होता। तू जैसी है वैसी ही बहुत सुंदर है, और ऐसे खाएगी पिएगी नहीं तो कमजोर हो जाएगी। तेरी सास तुझ पर इतना प्रेशर डाल रही है और तूने हमें बताया भी नहीं। दीदी अब ये तो हर किसी के साथ होता है ना। नहीं कुसुम, सबके साथ नहीं होता। मेरी बहन, मेरी बात को समझ, ऐसा कुछ भी मत कर। अरे दीदी, मेरी सास का वीडियो कॉल आ रहा है, मैं ठीक लग रही हूँ ना? कुसुम की हालत देखकर उसकी बहन बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे शादी का वक्त पास आ रहा था कुसुम और भी ज्यादा डिप्रेस्ड और मायूस लगने लगी थी। कुसुम, ये देख कैसा लहंगा, तुझ पे खूब जचेगा ये। दीदी क्या सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? कुसुम, ये तू क्या कह रही है? दीदी मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों को अच्छी लगूं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मुझ में खामे निकाल ही लेते। दीदी अब मैं थक चुकी हूँ ये सब करते करते। अरे कुसुम, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अब बहुत हो चुका है। अब तू कुछ भी नहीं करेगी, समझी? कुसुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। अब उसकी शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई थी। कुसुम, आज तेरी हल्दी है बेटा, इतनी गुमसुम क्यों है? कुछ नहीं माँ, ठीक हूं मैं। ठीक है, अब मुस्कुरा दे। देख नीचे सारे मेहमान भी आ गए हैं, तेरी सास और ननद भी आते ही होंगे। वो दोनों भी आ रहे हैं? देवकी कुसुम को नीचे ले आती है, जहां सारी औरतें हल्दी के लिए बैठी हुई थी। अरे ये देखो, आ गई मेरी परी। अरे कहाँ की परी है ये? मैंने कितना कहा था कुसुम कुछ अच्छा सा पहनना, ये रंग तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतनी सुंदर तो लग रही है हमारी कुसुम, किसी की नजर ना लगे इसे। अरे चाची जी, नजर तो लोगों की ही लग गई है हमारे कुसुम को। देखिए ना, इसके चेहरे की हंसी ही गायब है। क्या हुआ कुसुम, तू तो हमेशा ही हंसती खलती रहती थी बेटा। मैं बताती हूँ, ये जो यहाँ बैठी है ना, इनकी होने वाली सासू माँ, उनका कहना है कि कुसुम का चेहरा सही नहीं है, जबकि तो मुझे तो इनकी खुद की बेटी की नाक बिल्कुल पसंद नहीं। खुद का पेट इतना निकला हुआ है कि साड़ी से भी ढक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को डाइट करने को कहा। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो लड़की? मैं कुसुम की होने वाली सास हूं। नहीं नहीं, आप होने वाली सास थी, अब नहीं। आपको पता भी है मेरी बहन को आपने कितना प्रेशराइज किया है। वो हंसना ही भूल गई है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हमारी फूल सी बच्ची कितनी मुरझा गई है। हमारे समाज में इसे नॉर्मल कहते हैं कि ये तो बोलते ही हैं ससुराल वाले, चाहे इससे लड़की का मन उदासी क्यों ना हो जाए। ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं मिलता तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती बेटा। सही कहा चाची जी आपने, इसलिए मेरी बहन आपके घर की बहू नहीं बनेगी। ये पार्टी हमने उसके रिश्ता टूटने की खुशी में रखी है। आप हल्दी जरूर लगाइएगा। हाँ आंटी जी, आपका चेहरा भी तो खिला हुआ दिखना चाहिए ना। चल प्रिया, तुम लोग बहुत पछताओगे, देख लेना। आप अपना सोचिए आंटी जी कि आपको बहू कौन देगा जिस घर में ऐसी सास हो। दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर चली जाती है और कुसुम अपनी बहन के गले लग जाती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। हे भगवान, 5 बज गए। मन तो कर रहा है 5 मिनट और सो लूं। नहीं, 5 मिनट सो गई तो आधा घंटा निकलते ही दिखेगा। आज उनके ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग भी है। हड़बड़ाकर सुमन उठती है और तैयार होकर फौरन रसोई में चली जाती है।
जल्दी से इनका टिफिन बना लेती हूँ। दीदी तो लंच ब्रेक पर ही घर आती है, उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स भिगो देती हूँ। पर नाश्ते में क्या बनाऊं? भिंडी तो रात में सबने खाई है, अब और कुछ क्या बनाऊं मैं? सुमन एक तरफ आलू उबलने चढ़ा देती है और दूसरी तरफ चाय बनाने लगती है। बहू चाय लाना तो। सुमन फौरन चाय लेकर बाहर आती है। आप तो 8 बजे उठती है मम्मी जी, आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बहू मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ये घुटने। बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, अच्छे अच्छों का गुरूर टूट जाता है बुढ़ापे में। आपका गुरूर मैं टूटने नहीं दूंगी माँ जी, आप आराम से चाय पीजिए। अभी लहसुन का तेल बनाकर लाती हूँ और उससे आपके घुटनों की मालिश कर दूंगी, और सर के लिए ठंडा तेल। जैसे जैसे मेरी उंगली आपके सर पर घूमेंगी ना, वैसे वैसे दर्द धीमा पड़ता जाएगा। गैस के स्टोव पर सुमन लहसुन का तेल निकालने लगती है और दूसरी तरफ पोहे तैयार कर लेती है। चलिए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, अभी आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। सुमन अपनी सास की घुटनों में मालिश कर रही थी कि तभी अनु अपने कमरे से चीखती हुई बाहर आती है। जिंदगी में एक काम बोला था आपको, वो भी आपसे नहीं हुआ भाभी। मैंने आपको कहा था कि याद से मेरी इस शर्ट को आयरन करके रखना, मुझे आज ऑफिस में पहनना है। वो भी नहीं हुआ ना आपसे। अब ये मत कहिएगा कि दिमाग से निकल गया। अरे इस पर से ऐसा क्या कर रही हैं आप? मुझे याद है अनु दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, मैं कर दूंगी तब तक आयरन। कर दूंगी क्या होता है भाभी, आपको करके रखना चाहिए था। करती क्या हो आप घर पर? बस ये खाना बनाना, कितना समय जाता है उसमें? अरे ये तो कोई काम वाली भी कर देगी। अभी ये तेल वेल छोड़ो और मेरा शर्ट आयरन कर दो जल्दी से। सुमन को अपनी ननद का काम करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी सास के काम में लगी हुई थी। अपनी आंखों के सामने सुमन को डांट सुनता देखने के बाद भी सुजाता उसका साइड नहीं लेती, उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर देती है। अब मुझे क्या पता था बहू कि तुझे अनु ने दूसरा काम देकर रखा है, पर तुझे तो पता था ना। मैं कहाँ जा रही थी, मैं तो घर पर ही थी। पहले शर्ट प्रेस करना चाहिए था ना। बिल्कुल दिमाग नहीं है तुझे। अब ये कटोरी छोड़ और अनु का काम कर दे, बेचारी को ऑफिस के लिए देरी हो रही है। जी माँ जी। बेचारी सुजाता अपनी ननद को शर्ट आयरन करके देती है, फिर टिफिन और नाश्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया भाई। क्या खाना बनाती हो तुम बहू, क्या खाना बनाती हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि उठती कब हो जो सभी के पसंद नापसंद का ध्यान रखकर इतना सारा नाश्ता बना लेती हो। खुद का भी ध्यान रखा करो बहू। वैसे खुद के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? इन्हें तो ऐसे भी प्लेट में झूठा छोड़ने की आदत है पापा जी। इनकी प्लेट में जो सब्जी रहती है उसी से मैं रोटी खा लेती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे यही एक्सपेक्टेड था भाभी। कम आउट ऑफ द सेल भाभी, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। एनीवेज मैं नहीं कर रही हूँ मम्मी, यहाँ भाभी की तरह मैं आराम से खाना बनाकर रेस्ट तो नहीं कर सकती। ऑफिस है भाई, 2 मिनट कमर भी सीधी करना अलाउड नहीं है। कहकर अनु सुमित के साथ घर से निकल जाती है। पशुपति की दुकान चला जाता है। सुमन पूरे घर में सभी का ख्याल रखती थी, सबकी छोटी बड़ी जरूरत को ध्यान में रखती थी, पर फिर भी उसके ससुराल में उसकी रत्ती भर भी कदर नहीं थी। बहू आज रात को अच्छा सा खाना बनाना, सुमित की बुआ जी आ रही हैं, जीभ में बहुत स्वाद है उनके। जरा भी टेस्ट 19-20 हुआ ना तो भरी थाली छोड़ देती है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। क्या क्या बनाना है बस ये बता दीजिए। तुम ना पुलाव दम आलू, जरा सा राजमा बूंदी रायता, एक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, इतना बना देना। फुलके तो तू बनाएगी, इतना कर ले। बाकी अनु और सुमित से पूछ लेना कि वो दोनों क्या खाएंगे, और हमारी फिक्र मत करना, मैं और तेरे पापा जी तो इसे खाने में खा लेंगे। और हाँ, क्वांटिटी अच्छी खासी बनाना, 5 लोग आ रहे हैं। जी मम्मी जी। रात को सुमित ऑफिस से वक्त से पहले ही लौट आता है और स्टेशन जाकर अपनी बुआ को रिसीव कर लेता है। जरा झुकेगा तो कमर नहीं टूट जाएगी तेरी। जी बुआ जी। चल अब सामान उठा फटाफट। सुमित रेणुका के पूरे परिवार को लेकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर अपनी बुआ सास को देखते ही सबसे पहले सुमन उनके पैर छूती है। पहला शख्स है घर का जो सामने से मुझे देखते ही मेरे बिना बोली मेरा पैर छू रहा है, वरना इस घर में तो सबकी मति भ्रमी है।
मती भ्रम है तो ठीक हो जाएगी दीदी। अब तुम जो आ गई हो कसम से दीदी, तुम्हें देखकर लगा कि माँ वापस आ गई। दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे क्या दीदी को? फिर दीदी कहेंगी पशुपति के घर गई थी, उसकी बीवी ने दरवाजे से ही भेज दिया मुझे। रेणुका कमरे में जाकर कुछ देर आराम करती है और उसके बाद सुमन सभी के लिए खाना टेबल पर परोसने लगती है। तभी दरवाजे से अनु ऑफिस से वापस लौटती है और अपना पर्स बाहर सोफे पर फेंक कर अंदर कमरे में चली जाती है। खाना परोसना छोड़कर सुमन अपनी ननद का पर्स उठाती है और फिर वापस आकर सभी को खाना परोसना शुरू करती है। तो ये चल रहा है यहाँ। कपड़े बदलकर अनु भी खाने के टेबल पर बैठ जाती है और सभी खाना शुरू करते हैं। इतना सब अकेले तूने बनाया बहू? जितना मैं सुजाता को जानती हूँ ये तो मुझे पता है कि उसने आलू तक छिलने में तेरी मदद नहीं की होगी। जब माँ जिंदा थी तभी भाभी ने हाथ हिलाया नहीं, तो अब क्या हाथ हिलाएगी? एक ही बात है ना बुआ जी, मैं काम करूँ या माँ जी? वैसे भी ना माँ जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। तो तेरे घर में तेरी ननद भी तो है, पर जो अपना पर्स उठाकर नहीं रख सकती वो तेरी क्या ही मदद करेगी? ये बिल्कुल गलत बात कह दी आपने बुआ जी। जो ननद 25,000 रुपया कमाती है वो 5,000 लगाकर एक पर्स उठाने वाली और खाना बनाने वाली भी तो रख सकती है। भाभी का क्या है, एक तो एक पैसा घर पर लाती नहीं, उल्टा उनका पर्सनल खर्च भी भाई पर ही आता है। और इस सब के बाद दिन भर फ्री रहकर कोई 2-4 अच्छे डिशेस बना भी ले तो क्या ही हो जाता है बुआ जी? बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो अनु तुम। अब बताओ बुआ जी, ना कोई डिग्री है सुमन के पास, ना ही ड्रेसिंग सेंस, कहीं बाहर इसे ले जा भी नहीं सकता मैं। तो घूम फिर कर बात पैसों की है तो तू भी कोई काम करना शुरू कर दे सुमन बहू। छोड़िए ना बुआ जी, ये बेकार की बात है। मुझे वैसे भी खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और हमेशा की तरह इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर से सुमन को ताने ही सुनने को मिलते हैं। रोज घर का माहौल कुछ ऐसा ही रहता। सुमन सभी के लिए खाना बनाती, घर का सारा काम करती और उसकी ननद और पति उसे 2 बातें सुनाकर चले जाते। फिर एक दिन उसकी बुआ सास का बेटा किचन में आता है। पिज्जा बनाओगी भाभी? पिज्जा खाने का बड़ा मन है मेरा। हाँ हाँ, जो भी बोलो। पिज्जा बर्गर पैटिस बनाओ। तुम हॉल में बैठो, मैं बनाती हूँ। किचन में बेकार में गर्मी में पसीज जाओगे तुम। आप तो रोज पसीज रही हो ना किचन में भाभी, और आपकी फिक्र भी कोई नहीं कर रहा, तो आप भी मेरी फिक्र मत करो। और मेरी बात सुनिए, खाना बना सकती हो ना आप, तो फिर देर किस बात की, क्लाउड किचन का काम शुरू कर दो। क्लाउड किचन क्या होता है? इससे आप अपने घर के किचन में ही खाना बनाकर डिलीवरी बॉय के हाथों उसे लोगों तक डिलीवर करवा सकती है। इसके लिए आपको पैसे लगाकर रेस्टोरेंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ, मैं तो घर से बाहर निकलती भी नहीं हूँ, तो कस्टमर कैसे बनाऊंगी? तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अरे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डिलीवरी का काम करते हैं। मैं उस पर आपको रजिस्टर कर दूंगा। फिर जब लोग अलग अलग फूडिंग काउंटर्स का नाम सर्च करेंगे तो उसमें आपका भी नाम आएगा। तो डिलीवरी बहू कैसा रहेगा? कह तो नहीं सकता भाभी, पर आजकल ऑनलाइन दुनिया का जमाना है, कब क्या वायरल हो जाए पता नहीं। हो सकता है ये रैंडम नाम चल जाए। अपनी आंखों के सामने आशा की ये उम्मीद देखकर सुमन बहुत खुश थी। वो रात को सभी को इस बारे में बताने की सोचती है, पर रात को तो कुछ और ही हो जाता है। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, सब अपने अपने पार्टनर के साथ आएंगे, पर मैं इस गवार को कहीं ले जा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली भाभी को लेकर जाओगे तो तुम्हारी जो ऑफिस में बची कुछ इज्जत है ना वो भी चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था भैया आप पढ़ी लिखी लड़की लाना। काश भाभी पढ़ी लिखी होती तो ये जो काम करती है ना घर में, उस काम के लिए हम एक नौकरानी रख लेते और भाभी के पैसे बच जाते तो तुम्हारी भी तो हेल्प हो जाती। आज पहली बार ये बात सुनते ही सुमन गुस्से में कहती है, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं हुई तो मैं अनपढ़ गंवार हो गई। बड़ी डिग्री होने से ही कोई होशियार होता है क्या? और चलो मैं हूँ अनपढ़ गंवार मान लिया, पर कौन था वो जिसने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी? तुम ही थे ना सुमित? तुम पर ही भूत सवार था ना मेरी पढ़ाई छुड़वाने का। झूठ कह रही हो तो कह दीजिए। माँ जी क्या आपने नहीं कहा था सुमित तेरी गर्लफ्रेंड के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे, ज्यादा पढ़ लिख गई, तुझसे आगे बढ़ गई तो एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी।
मेरे प्यार का प्रमाण मांगकर तुमने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी और मुझे रसोई का काम सीखने को कहा। मैंने सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सुमित, और तुम ही आज मुझे बाहर ले जाने से शर्माते हो। बाप रे बाप, सुन रहा है इसकी बोली? और कर लव मैरिज। पहले तो सुमन जरा डाउट में थी कि उसे क्लाउड किचन का काम शुरू करना चाहिए या नहीं, पर अपने घर वालों के इस बर्ताव से अगले दिन से ही वो काम शुरू कर देती है। करण जोमेटो स्विगी पर द डिलीवरी बहू नाम से अपनी भाभी का क्लाउड किचन रजिस्टर कर देता है और हो जाता है काम शुरू। अरे ये तो छोले भटूरे का ऑर्डर आया है, 30 मिनट के अंदर अंदर खाना डिलीवर करना है, पर इतना तो मैंने सोचा ही नहीं कि राशन भी मंगवाना चाहिए, चने तो है ही नहीं। आपने नहीं सोचा था, पर ये आपके प्यारे देवर ने सोच लिया था भाभी। डोंट वरी, मैंने सारा राशन लाकर पहले ही रख दिया है। अब जल्दी से खाना बनाओ, डिलीवरी बॉय खाना रिसीव करने आता ही होगा। करण भी सुमन के साथ छोले भटूरे बनाने में लग जाता है और दोनों मिलकर फटाफट खाना तैयार कर लेते हैं और सुमन अपना पहला ऑर्डर डिलीवर कर देती है, जो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाता है और उस पर क्लाइंट की 5 स्टार रेटिंग भी आती है। भाभी, आपके खाने पर तो 5 स्टार रेटिंग मिली है, और देखिए एक और ऑर्डर आया है। इसी तरह काम चल गया ना भाभी, तो आपको फेमस होते देर नहीं लगेगी। मुझे घर का भी काम करना होता है करण, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन तो तुमने ही किया था ना, तो किसका ऑर्डर कब रिसीव करना है कब नहीं, ये सारा काम तुम ही देखो। मैं करूंगी खाना बनाने का काम, और 50-50 की पार्टनरशिप पक्की रही। और दोनों देवर भाभी धड़ल्ले से अपनी इस द डिलीवरी बॉय बहू रेस्टोरेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह ही सुमन रसोई का काम निपटा देती और उसके बाद दिन भर सिर्फ डिलीवरी के ऑर्डर्स का काम लेती। न जानी ये सारा नया क्या चोचले कर रही है भाभी। अब हमारे घर की बहू को बस यही करना बाकी रह गया था। मुझे बिना ये काम कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। टिफिन सर्विस जैसा नहीं लगता क्या? लोगों में बात फैल गई तो इज्जत जाएगी सो अलग। और तभी नोटों के बंडल गिनती हुई सुमन अपने कमरे से बाहर आती है और 20,000 अपनी सास के हाथ में रख देती है। घर के काम के लिए अब काम वाली तो आ ही जाएगी मम्मी जी। वैसे भी मैं तो बस घर पर खाना ही बनाती थी, वो तो कोई भी काम वाली कर लेगी। और बर्तन के लिए भी काम वाली रख देते हैं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस पे लग गई हूँ। वक्त नहीं मिलेगा ना मुझे। जितने ज्यादा ऑर्डर्स पूरे करूंगी, रैंकिंग में मेरे रेस्टोरेंट का नाम उतना ही ऊपर आएगा, है कि नहीं करण? बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो अगली बार डबल इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बिलीव नहीं करोगे भैया, भाभी को कैटरिंग सर्विस से भी पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला है। मुझे तो लगता है कि हमें वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो कितने तक पहुंच गई है इनकम? मतलब ये 20,000 रुपये है ना? अरे नहीं भैया, हमारा जो एक्सपेंस हुआ है उसे हटाकर तो 1.5 लाख की कमाई हुई है। इसमें से 75,000 मैंने और भाभी ने बांट लिए और उसमें से ही 20,000 भाभी ने मामी को दे दिए। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो तुम मेरी सैलरी से भी ज्यादा कमा रही हो। सही है, घर में पैसे आ रहे हैं, किचन का खर्चा तुम उठा लोगी तो वो बर्डन मेरे ऊपर से चला जाएगा। बहुत अच्छा, मेहनत करो भाई। अनु की सैलरी के 3 गुना पैसे सुमन ने कमा लिए थे, वो भी पहली बार में ही। अनु अपनी भाभी से बुरी तरह जल गई थी और उसने सोच लिया था कि वो सुमन को फिर से सभी के सामने नीचा दिखाकर रहेगी। बहुत तेज बन रही है ना भाभी। उनका काम चौपट नहीं किया तो मेरा नाम भी अनु नहीं। और अगले दिन ही अनु डिलीवरी बॉय को 2,000 पकड़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो 2,000। काम समझ गए ना? जी मैडम, समझ गया। द डिलीवरी बहू रेस्टोरेंट से जो भी ऑर्डर पिक करूंगा उसमें रास्ते में या तो नमक या चीनी या कंकर, कुछ न कुछ ऐसी चीज डाल दूंगा जिससे कस्टमर वहां की सर्विस लेना बंद कर दे। और डिलीवरी बॉय बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके कारण सुमन का बहुत ही अच्छा चलता काम अचानक ही ठप पड़ जाता है। अब क्या होगा करण? कितनी मुश्किलों से मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी थी, सब खराब हो गया करण। खाना तो आप जब बनाते हो उसके बाद मैं पूरी तरह टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और उसके बाद ही डिलीवरी के लिए भेजता हूँ। तो गड़बड़ हो कहाँ रही है? कहीं डिलीवरी अपने काम को बचाने के लिए अगर ये भी करना पड़े तो सुमन ये भी करेगी। जिस भी कस्टमर को खाना पसंद नहीं आया है उन सबका पैसा रिफंड कर दो। और अगले ही दिन से सुमन खाना बनाने के बाद खुद ही डिलीवरी करने सड़कों पर निकल जाती है
और जैसे ही डिलीवरी का काम सुमन उठा लेती है, खाना अपने आप सही से कस्टमर तक पहुंचने लगता है। एक पहली कुक जो खुद सड़कों पर फूड डिलीवर कर रही थी, और ऐसा कुछ हो तो सोशल मीडिया का सेंसेशन तो बनना ही था। सुमन सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाती है और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी। मतलब ये सब कुछ डिलीवरी बॉय ही कर रहा था? भाभी, मैंने कंप्लेंट डाली है, पुलिस स्टेशन में जांच होगी, तब पता चल जाएगा कि बीच में लफड़ा कौन कर रहा था। जरूर हमारी कोई राइवलरी पार्टी होगी। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और सुमन की कमाई 2 गुनी 4 गुनी होती जाती है, और ये देखकर अनु जलती रहती। एक रात फ्रिज में रखे हुए डोसे के बैटर में वो ग्लू मिलाने लगती है, जो इत्तेफाक से सुजाता देख लेती है। अरे नास पीटी, घर का भेदी लंका ढाए ये तू ही है। निकल मेरे घर से, अभी क्या भी निकल। अपने मायके में 2 पैसे आते देखना तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ? 25,000 कमाती है ना तू, जा अपना दूसरा घर बसा ले, निकल यहाँ से। सुजाता के चीखने की आवाज सुनकर सभी फौरन बाहर आते हैं और अनु का ये दूसरा चेहरा सभी के सामने आ जाता है। सुमित, इसकी पढ़ाई छुड़वा और नौकरी भी नहीं करेगी ये। बिठा इसे घर पर और 2 महीने के अंदर अंदर विदा कर दे। इसमें इसकी गलती नहीं है मम्मी जी, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। अनु के इतना कुछ करने के बाद भी सुमन उसका बुरा नहीं सोचती। ये देखकर अनु फूट फूट कर रोने लगती है। ये डिलीवरी वाला फ्रॉड भी मैंने किया था भाभी। कोई बात नहीं अनु, देख तूने मेरा बुरा करना चाहा, पर उस इंसिडेंट के बाद मैं और फेमस हो गई। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ा दिल रखकर इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। और इस दिन के बाद से अनु की अकल ठिकाने लग जाती है और सुमन को अपना वो खोया सम्मान अपने ससुराल में फिर से मिल जाता है।